सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार हमसे कह रहे थे कि मैम आपने सभी विषयों का अच्छे से हैंड रिटन नोट्स भी बनवा दिया है, सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, तो मैम अब आप सीरीज भी कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों, आप ही लोगों की भारी डिमांड पर अब यहाँ पर आप ही लोगों के कहने पर अब हम सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम राजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विषयों के अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम करा देंगे कंप्लीटली, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो, सभी को हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पर ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने जो नोट्स बनवाए हैं, आप लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, वो सभी क्लासेस भी आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप क्लासेस को पढ़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे समझने में। तो आप लोग क्लासेस भी जरूर देखिए। आप ही लोगों के लिए स्पेशली मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, अच्छे से थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, आप जो भी पेपर देखोगे आपको सभी के हैंड रिटन नोट्स हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी विषयों को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, साइड में यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट के लिंक पर, तो आप जब जिस भी विषय के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस विषय के सबसे पहले आपको क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस मिलने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, और उसके बाद आपको सीरीज मिलेगी, राजन सीरीज, पवन सीरीज। इस तरीके से हमने सुव्यवस्थित तरीके से हर एक विषय का लिंक आप लोगों को दिया है, शेयर भी किया है, ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो आपका फर्स्ट पेपर है सेकेंड सेमेस्टर में, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल 253 क्वेश्चन है इसमें। इसका 5 पार्ट बनेगा। तो 5 पार्ट बनेगा तो आपको ये याद रखना है कि हर एक पार्ट को आप अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चले। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम पहला पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये जीके का भी क्वेश्चन है और ये आपके वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय में भी पूछा गया है। 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 17 फरवरी को, 15 सितंबर को, 22 मार्च को या फिर 8 जून को। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा 22 मार्च को। और दोस्तों इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को पढ़ाया है इस क्वेश्चन को। पेड़ लगाओ, पानी डालो, पृथ्वी हरी भरी, यानी कि पेड़ लगाओ, यानी कि विश्व वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को। उसके बाद पेड़ लगाओ, फिर उसमें पानी डालो यानी कि विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। उसके बाद पृथ्वी हरी भरी यानी कि पृथ्वी दिवस होता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था, पेड़ लगाओ, पानी डालो, पृथ्वी हरी भरी। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से 3 दिवस याद रख सकते हैं। पेड़ लगाओ यानी कि विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस 21 मार्च को, उसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस, पानी डालो, उसके बाद पृथ्वी हरी भरी यानी कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या फिर मुंबई में? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, चेन्नई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं या फिर विदेशी मित्र? दोस्तों आप लोगों को जो मूल्य होते हैं, जो संस्कार होते हैं, आप लोग के जो संस्कार होते हैं वो आपके परिवार वाले सिखाते हैं, आपके माता पिता सिखाते हैं, आपके दादी बाबा सिखाते हैं। तो अक्सर बहुत लोग ये चीजें कहते हैं कि इसको संस्कार नहीं अच्छा मिला है। अगर कोई बच्चा सही से बिहेव नहीं कर रहा तो अक्सर लोग ब्लेम डालते हैं उस व्यक्ति के परिवार पर कि परिवार ने अच्छे संस्कार नहीं सिखाए इस बच्चे को। तो इसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आ। ठीक इसी के उलट अगर कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, उनकी कही गई बातों को मानता है और वो सारे काम अच्छे करता है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी कहते हैं कि ये बच्चा संस्कारी है। तो यही सब चीजें होती हैं, जो मूल्य होते हैं हमारे, ये हमें हमारे परिवार से ही मिलते हैं, मूल्य और संस्कार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से या फिर दंड देकर? दोस्तों जब तक बड़े लोग खुद अमल नहीं करेंगे तब तक
बच्चे उन चीजों पर नहीं चलेंगे, उन रास्तों पर नहीं चलेंगे। तो सबसे अच्छा है, अगर आपको किसी को एग्जाम्पल देना है तो सबसे पहले आप खुद उस चीज को कर करके देखिए। जब आप खुद उस चीज को करोगे तो आगे बच्चा भी उस चीज को करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद एग्जाम्पल सेट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा एवं पर आधारित शिक्षा का, समाज आधारित शिक्षा का, या फिर तर्क पर आधारित शिक्षा का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। जो प्लेटो था वो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या फिर व्यवहारवाद। दोस्तों जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी ये आदर्शवाद पर आधारित थी। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, संस्कारों मूल्यों पर आधारित थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या फिर उच्च शिक्षा से। दोस्तों जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें मकतब और मदरसा थे। तो मकतब जो था ये प्राथमिक शिक्षा के लिए था और मदरसा जो था वो उच्च शिक्षा के लिए था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द, उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्या संस्कार और बिस्मिल्लाह संस्कार। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था और उपनयन का मतलब होता था कि बच्चों को, शिष्यों को गुरु के समीप लाना, यानी कि उनका विद्यारंभ संस्कार करवाना। और उपसंपदा और प्रवज्या संस्कार ये बौद्ध धर्म में थे। बिस्मिल्लाह संस्कार ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में, या फिर राष्ट्र कुलों में। दोस्तों प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्र कुलों में। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, या फिर 7 मार्च 1835 को। दोस्तों वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और आप इसे जितने भी प्रशिक्षुओं ने पूरी क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें अच्छे से पता होगा इसका आंसर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, या फिर तकनीकी शिक्षा। दोस्तों जो राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था 1948 में, इसमें उच्च शिक्षा की बात की गई थी। उच्च शिक्षा में जो सुधार किए जा सकते हैं उसको लेकर के इसमें बात की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डी एस कोठारी। दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसे ही हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि राधा कृष्णन इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सा जो है डॉक्टर राधा कृष्णन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन है रूसो का, पेस्टोलॉजी का, ड्यूबी का, या फिर नन का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कथन है। परिवार ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार से ही शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, पेस्टोलॉजी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। फ्रॉवेल का कथन है, एडिसन का कथन है, ड्यूबी का, या फिर रूसो का। राइट आंसर है ऑप्शन ब, एडिशन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, या फिर उपयुक्त तीनों। दोस्तों मैंने क्लासेस में बताया था आप लोगों को वर्तमान समय में जो शिक्षा है इसके 3 प्रकार है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक या फिर पत्राचार माध्यम से शिक्षा भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं अनौपचारिक शिक्षा की बात करूं तो बच्चा स्कूल जाने से पहले या फिर स्कूल के बाद जो भी शिक्षा कहीं से भी ग्रहण करता है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो बच्चा स्कूल में पर्टिकुलर जा करके शिक्षा ग्रहण करता है वो औपचारिक शिक्षा होती है। और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा जो हम दूरस्थ माध्यम से कहीं पर फॉर्म डाल के पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें काम करना है, नौकरी के साथ पढ़ाई करनी है, तो इसे हम दूरस्थ माध्यम से शिक्षा, पत्राचार माध्यम से शिक्षा भी कहते हैं और निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त तीनों।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार या फिर संग्रहालय। दोस्तों, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन जो नहीं है वो है परिवार, क्योंकि परिवार तो अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है, अभी मैंने आपको बताया है। बाकी विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय ये सभी आपको विद्यालयों में देखने को मिल जाएंगे। तो विद्यालय ही क्या होता है? औपचारिक शिक्षा का साधन होता है। पुस्तकालय भी विद्यालय में होता है, कहीं कहीं संग्रहालय भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी औपचारिक शिक्षा के साधन है, लेकिन जो परिवार है ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी या उपयुक्त सभी। दोस्तों, परिवार समाज से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। धर्म समुदाय से भी, धर्म भी बहुत कुछ सीखता। कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए, हर धर्म यही कहता है हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा सबसे प्रेम से रहना चाहिए। तो जो धर्म होते हैं, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी प्रेम ही सिखाते हैं हमें। तो इसलिए धर्म भी क्या है? धर्म भी हमें शिक्षा देते हैं, समुदाय भी शिक्षा देता है। राज्य, चलचित्र या मूवीज आप देखते हो, टीवी कुछ भी देखते हो तो उससे कुछ ना कुछ शिक्षा आपको मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर प्रौढ़ शिक्षा। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि निरौपचारिक शिक्षा को ही हम पत्राचार माध्यम से शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ड्यूबी, रॉस, प्लेटो या फिर हरलॉक। राइट आंसर है ऑप्शन अ, ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या फिर 20 से 35 वर्ष। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, 20 से 35 वर्ष। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पर, सांप्रदायिकता पर, प्रांतीयता पर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता इस पर नहीं निर्भर करती है कि आप किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो या किस प्रांत के हो। राष्ट्रीय एकता का मतलब हम सभी भारत देश के निवासी हैं और हमारा जो देश है इसमें हमें एकजुट होकर के रहना है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। लेकिन जब दुश्मन सामने आएगा तो हमें ये सब नहीं सोचना है, हम सभी लोगों को मिलजुल करके रहना है, ये सिखाता है राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या, ये सभी झगड़ों के जड़ होते हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे प्रांतीयता हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध भावना है विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समानांतर प्रत्यय या फिर कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता अवबोध ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा जो भारत देश है, हमारे देश में ऋषि मुनियों ने क्या सिखाया था? ऋषि मुनियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही क्या है? हमारा परिवार है। तो इस तरीके से हमारे धर्म में शिक्षा मिली है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, एक दूसरे के पूरक है, चाहे राष्ट्रीय एकता हो, चाहे अंतरराष्ट्रीयता अवबोध हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या उपयुक्त सभी। यही सब चीजें हैं जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो हमारे देश में बार बार बाधा बनती हैं। आप सभी को पता है जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता कितना अधिक हमारे देश में, ये बताने की जरूरत नहीं है, कितने टुकड़ों में लोग बढ़ जाते हैं इन्हीं सबको देखते हुए। दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनना या बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक बनाना। दोस्तों, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ब होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग हैं। इसके अलावा हमारी संस्कृतियां अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, फिर भी हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना है और ये सबसे अच्छी भावना है और यही भावना हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सभी भारत देश के निवासी हैं। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को होते हुए भी हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? चलिए देखते हैं। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, इसके अलावा समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, और है लास्ट में ऑप्शन द उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के उद्देश्य हैं, तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? राष्ट्र संघ श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिसेफ, ये जो संस्था है ये अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए ही बनाई गई है, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो दोस्तों ये संगठन अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है या संगठन मानी गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर भी है ऑप्शन द ही उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, या फिर हर्बर्ट? राइट आंसर है ऑप्शन द हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? प्रोफेसर हीगेल, प्रोफेसर बागले, प्रोफेसर रिवलिन, या फिर ड्यूवी? राइट आंसर है ऑप्शन सा रिवलिन। तो ये रिवलिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर रूसो? राइट आंसर है ऑप्शन द रूसो, यानी कि रूसो आप सभी को पता है कि ये प्रकृतिवाद को मानने वाले थे, मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया है। और रूसो का ध्यान इसी चीज पर था कि जो भी बच्चा सीखे वो उसको जीवन, अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सके, जो भी ज्ञान वो सीखे उसको रख करके वो एक ही जगह पर, कोई फायदा तो होने वाला नहीं, एक ही जगह पर अगर उसको रख लेगा, कोई भी व्यक्ति ज्ञान को सीख करके अगर उसका उपयोग नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो ज्ञान उसको भूल जाएगा। तो बहुत जरूरी है आप जो भी सीखो उसका प्रैक्टिस रखो, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? मिल्टन का, शेक्सपियर का, व्हाइट हैंड का, या फिर एडम्स का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 33 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का, रॉस का, जॉन ड्यूवी का, या फिर प्लेटो का? राइट आंसर है ऑप्शन अ रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूवी, या फिर स्पीयर? राइट आंसर है ऑप्शन अ टीपी नन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी, या फिर प्रयोगवादी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन अ मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता? उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। जॉन ड्यूवी, पियर्स, कांट, या फिर हेराक्लिटस? राइट आंसर है ऑप्शन अ जॉन ड्यूवी।
क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन ड्यूवी, एडम्स, जे.एस. रास या फिर स्पेंसर। दोस्तों शिक्षा को द्विध्रुवीय माना है एडम्स ने, जॉन एडम्स ने। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस हैं जॉन ड्यूवी, एडम्स, जे.एस. रॉस या फिर स्पेंसर। दोस्तों जॉन एडम्स राइट आंसर है, तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? धन दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता या फिर अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन सा, साक्षरता। साक्षरता ही एक आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता। जब तक व्यक्ति साक्षर नहीं होंगे, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक उस समाज की प्रगति संभव नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए, साक्षर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है? शिक्षक, माता पिता या फिर धर्मोपदेशक। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ब, माता। माता ही बच्चे के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि सबसे अधिक बच्चा अपनी माँ के पास ही होता है, तो माँ से वो बहुत सारी चीजें सीखता है, इसीलिए माँ को पहला गुरु भी कहा जाता है बच्चे का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है? भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण या फिर प्रश्नोत्तर। दोस्तों मूल्य अंतर्द्वंद, अगर आपके मन में कोई चीज चल रहा है या फिर कोई द्वंद है, तो उसको सबसे अच्छा तरीका उसको समाप्त करने का कि आप स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति से बात कर लीजिए जिसके प्रति आपके मन में ऐसी भावनाएं हैं। जब आप स्पष्टीकरण या स्पष्ट रूप से बात कर लोगे, सारी चीजें क्लियर कर लोगे, तो अपने आप आपके अंदर वो द्वंद भी समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 है, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? अर्थ, काम, धर्म या फिर सत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सत्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने कहा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? रेमंड, नन, रॉस या फिर मैकाइवर। राइट आंसर है ऑप्शन द, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अभी तक जितने भी कथन आपने पढ़े हैं सब में महत्वपूर्ण यही है, ड्यूबी, थॉमसन, ओटावे या फिर ब्राउन। राइट आंसर है ऑप्शन आ, जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या फिर अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन ब, शिक्षण विधि, क्योंकि प्रकृतिवाद क्या है, ये एक शिक्षण विधि है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है? सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण या फिर नागरिक दक्षता। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, मानव निर्माण। एक अच्छा व्यक्ति बनाना आपको जीवन में सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एमिल की रचना किसने की? दोस्तों एमिल रचना है रूसो की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रूसो की, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है? भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या फिर स्वार्थपरता। मूल्य, जो हमारे मूल्य नष्ट हो रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं खत्म हो रही हैं, लोग झूठ बोलना सीख जा रहे हैं, चोरी करना सीख जा रहे हैं बहुत लोग। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर मूल्य, जो उनको मूल्य मिले हैं वो सही से काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति स्वार्थी हो जा रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, स्वार्थपरता। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगस्त काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका या फिर भारत। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ऑफ, फ्रांस। अगस्त काम्टे फ्रांस के एक दार्शनिक थे और इनका जन्म भी फ्रांस में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूबी, हैरिंगटन, अगस्त काम्टे या फिर डनकन। राइट आंसर है ऑप्शन आर, जॉन ड्यूबी ने लिखा है स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 50 है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? किम्बाल यंग का, कामेनियस का, पेस्टोलॉजी का या फिर फ्राइड का। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा, कामेनियस का। इस तरीके से आज यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए। अभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के पार्ट 4 अभी बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 250 से ऊपर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 5 पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगी इसको। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पसंद भी आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से भी आ रहे होंगे। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, प्लीज आप लोग लाइक कर दिया करिए वीडियो को, क्योंकि आप सभी लोग को पता है आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और अपने सभी फ्रेंड्स को आप लोग जरूर भेजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप,
व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे, क्योंकि आप सभी लोगों को इनकी जरूरत है और आप सभी लोगों को एक अच्छे टीचर की भी जरूरत है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज दूं अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने क्लासेस भी आप लोगों की ली है कि आप लोग का हर एक विषय बिल्कुल क्लियर रहे, हर एक विषय का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप लोग की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से हो सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।